Assalamu alaikum. I am Uzair Zafar and today we will discuss the exercise solution class 7 unit number 1. Question number 1 is that the trick the right option of the following questions. सबसे पहले हमने MCQs करने हैं, उसके अंदर जो ऑप्शन हमारा आंसर में है वो मैंने यहाँ पर नोट किया है, आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बन रहा है बी जो कि है जाइलम। क्वेश्चन नंबर 2 उसका आंसर बन रहा है बी जो कि है एंडोडर्मिस। क्वेश्चन नंबर 3 उसका आंसर है सी जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्वेश्चन नंबर 4 उसका ऑप्शन सी है ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 5 उसका ऑप्शन ए वाटर। क्वेश्चन नंबर 6 डी ऑप्शन है इसका ट्रांसपायरेशन। क्वेश्चन नंबर 7 option is A mesophyll cells. Question number 8 option D magnesium. Question number 9 option B cohesive forces. Question number 10 option C humidity in air. Now question number 2 the give short answers. शॉर्ट आंसर देने हमने बिल्कुल। तो सबसे पहला ऑप्शन पॉइंट है व्हाट इज़ प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट क्या है? द इनिशियल रूट विच ग्रो फ्रॉम रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो इज़ कॉल्ड प्राइमरी रूट। जो सबसे पहली जड़ निकलती है एक एम्ब्रियो में से, एक बीज में से आगे एम्ब्रियो निकलता है, उस एम्ब्रियो में से जो रेडिकल होता है नीचे वाला पोर्शन, उस एम्ब्रियो में से दो पार्ट निकलते हैं। एक ऊपर की तरफ जाता है जो कि स्टेम बनाता है, और एक नीचे की तरफ जो ज़मीन की तरफ जाता है उसे हम कहते हैं रेडिकल। जो रेडिकल से आगे जड़ बनती है उस जड़ को हम कहते हैं प्राइमरी रूट। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट इज सेकेंडरी रूट। द ब्रांचेज ऑफ रूट विच अराइजेस फ्रॉम प्राइमरी रूट कॉल्ड सेकेंडरी रूट। जो मेन जड़ से आगे छोटी छोटी जड़ें निकलती हैं उन जड़ों को हम कहते हैं सेकेंडरी रूट्स, और उनके ऊपर रूट हेयर्स भी मौजूद होते हैं, छोटे छोटे बिल्कुल बारीक बारीक बाल भी मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर सी है स्टेट द फंक्शन ऑफ रूट कैप। रूट कैप का काम क्या है वो बताएं। रूट कैप होता है जो जड़ होती है ना, जड़ का आखिरी जो पॉइंट होता है उस पॉइंट के ऊपर एक हार्ड सी कवरिंग होती है, उस हार्ड कवरिंग को हम कहते हैं रूट कैप। और इसका ऑप्शन आंसर क्या आएगा? इसका फंक्शन है इट प्रोटेक्ट द न्यूली बॉर्न सॉफ्ट रूट फ्रॉम डैमेज एंड इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। इट इनेबल रूट टिप टू ग्रो थ्रू साइल। ये क्या काम करती है? ये नई जो जड़ बन रही होती है उसकी हिफाजत करती है, क्योंकि वो क्या आती है बहुत नरम होती है, और इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से इनके पानी की कमी वगैरह या आगे से कोई जगह सख्त आ जाती है तो उसकी सख्ती से बचाती है रूट कैप इसे। इट इनेबल रूट टिप टू ग्रो थ्रू सॉइल। ये रूट कैप जो है जड़ को नीचे और ज़्यादा ग्रो करने में मदद देती है। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट वर्ड इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन लिखनी थी हमने। तो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O वाटर का मॉलिक्यूल, ये दोनों आपस में मिलते हैं सनलाइट सूरज की रोशनी की मौजूदगी में, एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर पिगमेंट है जो कि पत्तों के अंदर मौजूद होता है। जब दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है जो कि हम इसे कहते हैं खुराक, प्लस O2 और ऑक्सीजन बनती है। ये है इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। उसके बाद है राइट वर्ड इक्वेशन फॉर रेस्पायरेशन। हमने रेस्पायरेशन की मसावात लिखनी है तो उसका आंसर बिल्कुल अपोजिट होगा फोटोसिंथेसिस के। द ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं और इसके नतीजे में बनता है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, पानी का मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी। इसी एनर्जी को पौधे और जानवर इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफ्रेंशिएट बिटवीन। चंद एक पोर्शन दिए गए हैं, पॉइंट्स दिए गए हैं, उनके दरमियान में हमने डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहला है रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम में आएगा द पार्ट ऑफ प्लांट अंडर द ग्राउंड इज कॉल्ड रूट सिस्टम। जो पौधे का ज़मीन के अंदर वाला हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं रूट सिस्टम।
एंड द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड शूट सिस्टम, और पौधे का ज़मीन से बाहर वाला हिस्सा कहलाता है शूट सिस्टम। रूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रूट एंड रूट हेयर्स, रूट सिस्टम मुश्तमिल होता है रूट और रूट हेयर्स के ऊपर, और शूट सिस्टम मुश्तमिल होता है, इट कंसिस्ट ऑफ स्टेम, ब्रांचेज एंड लीव्स, तना, शाखें और पत्तों पर यह मुश्तमिल होता है। रूट सिस्टम क्या काम करता है, इट अब्जॉर्ब वाटर एंड साल्ट फ्राम सॉइल, ये ज़मीन से पानी और नमकियात को जज़ब करता है। एंड शूट सिस्टम क्या काम करता है, इट ट्रांसपोर्ट वाटर, ये खुराक पानी की ट्रांसपोर्ट करता है, मेक फूड, खुराक बनाता है, एंड प्रोड्यूस सीड्स, और बीज भी बनाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 2, जाइलम एंड फ्लोएम के दरमियान में डिफरेंस लिखना है। जाइलम है इट ट्रांसपोर्ट वाटर इन प्लांट्स बॉडी, जाइलम का काम होता है प्लांट बॉडी के अंदर पानी की तरसील करना, पानी को पहुंचाना ज़मीन से पूरे पौधे तक। अब फ्लोएम का काम क्या होता है, इट ट्रांसपोर्ट फूड एंड अदर मटेरियल्स इन प्लांट बॉडी, ये पौधे के अंदर पानी खुराक पहुंचाता है और बाकी दूसरे मटेरियल पहुंचाता है पूरे बॉडी का। जाइलम क्या होता है, इट इज़ मोस्टली प्रेजेंट इन रूट, जाइलम मोस्टली मौजूद होते हैं जड़ के अंदर, क्योंकि जड़ से पानी न लेके जाना होता है, इनको पानी को इसने लेके जाना होता है। एंड फ्लोएम इट इज़ मोस्टली प्रेजेंट इन शूट सिस्टम, फ्लोएम क्योंकि इसका काम होता है खुराक की पैगाम रसानी, और ख़ुराक बनती है पत्तों के अंदर, तो इसलिए ये शूट सिस्टम के अंदर मौजूद होती है। एक और पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हैं जाइलम और फ्लोएम का, जाइलम के अंदर जो किसी भी चीज़ की ट्रांसपोर्ट मीन के जो पानी की ट्रांसपोर्ट होती है उसकी डायरेक्शन सिर्फ एक ही होती है, जैसे पानी सिर्फ ज़मीन से ऊपर की तरफ जाता है पौधे की तरफ, लेकिन फ्लोएम में जो होती है खुराक, वो खुराक पत्तों में क्योंकि बन रही होती है तो पत्तों से ऊपर जो पोर्शन है वहाँ भी खुराक जा रही होती है, और नीचे ज़मीन तक भी पौधे की जड़ तक भी खुराक पहुँच रही होती है। तो मीन के फ्लोएम के अंदर ट्रांसपोर्ट ऊपर की तरफ भी हो रही होती है और नीचे की तरफ भी हो रही होती है, लेकिन जाइलम के अंदर सिर्फ ट्रांसपोर्ट पानी की ज़मीन से ऊपर तक होती है। क्वेश्चन नंबर 3, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस के दरमियान में क्या डिफरेंस है। इन डिफ्यूजन द पार्टिकल्स मूव फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन, डिफ्यूजन के अंदर पार्टिकल्स मूव करते हैं जहाँ पर उनकी तादाद ज़्यादा होती है वहाँ से उस तरफ जहाँ पर उनकी तादाद कम होती है। मिसाल के तौर पर अगर पानी के अंदर नमकियात हैं ज़्यादा और बाहर किसी जगह पर नमकियात हैं कम, तो क्या होंगे, जैसे ज़मीन के अंदर क्या होते हैं पानी ज़्यादा होता है और नमकियात क्या होते हैं कम होते हैं, और जो तना होता है हमारे जो जड़ होती है जड़ के अंदर पानी भी कम होता है और नमकियात भी कम होते हैं, तो होता क्या है ज़मीन से पानी और नमकियात जड़ के अंदर आ जाते हैं। और ऑस्मोसिस में क्या होता है, इन ऑस्मोसिस अ पार्टिकल मूव फ्रॉम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टू रीच अदर पार्ट, ऑस्मोसिस के अंदर कोई भी मटेरियल जो है कोई भी चीज़ जो है एक ख़ास तरह की मेम्ब्रेन को क्रॉस करके किसी और तरफ चली जाती है। डिफ्यूजन वाटर मूव फ्रॉम रूट टू शूट, वाटर जैसे जड़ से पत्ते की तरफ पहुंचता है, जड़ शूट सिस्टम की तरफ पहुंचता है। ऑस्मोसिस मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल टू रूट हेयर्स, सॉइल से रूट हेयर्स के अंदर पानी का आ जाना, ये एक क्या होती है, अब ज़मीन से पौधे की जड़ के अंदर आ रही है। अब जड़ के दरमियान जड़ और पौधे पानी ज़मीन के दरमियान में क्या होती है, एक लेयर होती है, वो किसकी लेयर होती है, उन रूट हेयर्स की लेयर होती है। ठीक है, इसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस। नेक्स्ट है ऑप्शन क्वेश्चन 4, एपिडर्मस एंड एंडोडर्मस, एपिडर्मस और एंडोडर्मस के दरमियान में क्या डिफरेंस है। एपिडर्मस आउटर मोस्ट थिन लेयर ऑफ रूट सेल्स इज कॉल्ड एपिडर्मस, सबसे बाहर वाली लेयर जो रूट की होती है उसे हम कहते हैं एपिडर्मस, और द इनर मोस्ट थिन लेयर ऑफ सेल इज कॉल्ड एंडोडर्मस, और सबसे अंदरूनी तह जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, एंडोडर्मस कहते हैं। एपिडर्मस इट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल, एपिडर्मस के ज़रिए अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स की जाती है ज़मीन से, बट इन एंडोडर्मस इट हेल्प इन रेगुलेटिंग द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल, क्योंकि एंडोडर्मस के अंदर जाइलम फ्लोएम आ जाते हैं तो वो खुराक की और पानी की और नमकियात की पैगाम रसानी करते हैं, तरसील करते हैं। आगे है ट्रांसपायरेशन एंड इवेपोरेशन, ट्रांसपायरेशन और इवेपोरेशन क्या है। ट्रांसपायरेशन होता है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द फ्री स्पेस ऑफ सेल, ट्रांसपायरेशन होता है पत्ते के सुराखों से पानी का बाहर चले जाना,
ज़मीन पौधे के पत्तों से पानी का बाहर चला जाना। और इवेपोरेशन क्या होता है, किसी भी जगह पर पानी खड़ा है तो वहाँ से अगर पानी भाप बनकर, वेपर्स बनकर, गैस बनकर उड़ जाता है तो उसे हम कहते हैं इवेपोरेशन। ट्रांसपायरेशन, गार्ड सेल्स इन्वॉल्व इन इट। ट्रांसपायरेशन के अंदर गार्ड सेल्स इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि पानी स्टोमेटा के ज़रिए बाहर जाता है तो उसके अंदर स्टोमेटा के होते हैं गार्ड सेल्स, समझ लें कि गेट होते हैं। ये गेट ओपन होते हैं तो पानी बाहर जाता है, गेट अगर बंद होता है तो फिर पानी बाहर नहीं जाता। इवेपोरेशन में गार्ड सेल्स का कोई रोल नहीं है। इट इज़ कंपैरेटिवली स्लो प्रोसेस। ट्रांसपायरेशन का जो अमल होता है वो स्लो होता है, बट इवेपोरेशन इट इज़ कंपैरेटिवली फास्ट प्रोसेस। ये थोड़ा सा स्पीड वाला होता है, ये थोड़ा सा तेज़ी के साथ होता है काम। उसके बाद आता है कैपिलरी एक्शन एंड ट्रांसपायरेशन पुल। कैपिलरी एक्शन क्या होता है और ट्रांसपायरेशन पुल क्या होता है? कैपिलरी एक्शन, द मूवमेंट ऑफ लिक्विड थ्रू अ थिन ट्यूब। कैपिलरी एक्शन होता है किसी पानी के मॉलिक्यूल का एक बारीक नाली से मूव करना, बारीक नाली के अंदर मूव करना, उसे हम कहते हैं कैपिलरी एक्शन, ऊपर की तरफ मूव करना। और ट्रांसपायरेशन पुल क्या होता है, जैसे मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम बॉटम ऑफ द प्लांट टू द टॉप ड्यू टू फैक्टर ऑफ ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन होता है पौधे के पत्तों के ज़रिए स्टोमेटा के रास्ते से पानी का बाहर निकल जाना। और पानी को बाहर निकालना है तो पानी आएगा कहाँ से? पानी आता है ज़मीन से। तो ज़मीन से जो एक फोर्स लगती है ऊपर की तरफ, जो पानी को ऊपर की तरफ सक करती है, खींचती है एक फोर्स के ज़रिए, उस फोर्स को हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन पुल। कैपिलरी एक्शन का सेकंड पॉइंट है, इट अकर्स ड्यू टू एडहेसिव प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड विद द वॉल ऑफ ट्यूब। ये कैपिलरी एक्शन क्यों होता है? क्योंकि पानी की दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो ज़्यादा होती है। इनके जैसे ये नहीं होता कि जैसे आप कोई बिल्डिंग वगैरह बना रहे हैं तो बिल्डिंग वगैरह के अंदर अगर पानी आप उसकी ज़मीन पानी आप दे रहे हैं अगर नीचे वाले पोर्शन को, तो नीचे वाले पोर्शन से पानी क्या होता है, थोड़ा थोड़ा ऊपर मूव करता करता और ऊपर तक पानी हमें कोई भी चीज़ गीली नज़र आने लग जाती है। तो ये होता है कैपिलरी रिएक्शन। बट इन केस ऑफ ट्रांसपायरेशन, इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीफ ऑफ प्लांट, वाटर मूव फ्रॉम रूट टू लीव्स। ट्रांसपायरेशन पुल के अंदर पानी पत्तों के ज़रिए बाहर निकलता है और पानी आता कहाँ से है? रूट से आता है और लीव्स से निकल जाता है। कैपिलरी एक्शन कैन अकर इन प्लांट और कंस्ट्रक्शन पर्पस। ये प्लांट्स पौधों के अंदर भी होता है और दूसरा कंस्ट्रक्शन पर्पस के अंदर भी आप इस फिनोमेना को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि सेम जो लग जाता है पानी नीचे, अगर किसी मकान के नीचे वाली साइड से या साइड पे अगर पानी फ़्लो कर रहा है तो पानी क्या होता है, ऊपर की तरफ चढ़ जाता है उन दीवारों पर, उसे हम कहते हैं सेम भी कहते हैं, उसे कैपिलरी एक्शन कहा जाता है साइंस की ज़ुबान में। तो ट्रांसपायरेशन कहाँ होती है? पुल, इट अकर्स इन जाइलम ऑफ प्लांट। ये प्लांट के जाइलम सेल्स में होती है। आगे है 1.4, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इन प्लांट्स। सबसे पहले है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस इज़ अ प्रोसेस, ये एक अमल है, इन विच जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल कंबाइन टू फॉर्म ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ये एक ऐसा अमल है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, पानी का मॉलिक्यूल, क्लोरोफिल और सूरज की रोशनी, ये चारों चीज़ें आपस में मिल के ग्लूकोज बनाती हैं, खुराक बनाती हैं, एंड साथ में क्या बनाती हैं? ऑक्सीजन बनाती हैं। फोटोसिंथेसिस का सेकंड पॉइंट क्या है? इट अकर्स एट डे टाइम, ये दिन के वक्त होता है। इट अकर्स इन मेसोफिल सेल्स, ये मेसोफिल सेल्स के अंदर होता है जो कि पत्तों के अंदर मौजूद होते हैं। इट प्रोड्यूस फूड, फोटोसिंथेसिस के अमल के ज़रिए खुराक बनती है। ये 4 पॉइंट हैं इसके। दूसरा है पॉइंट हमारा, रेस्पायरेशन क्या होता है? द प्रोसेस इन विच ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर ग्लूकोज मिलता है ऑक्सीजन के साथ और बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। इट अकर्स एट डे एंड नाइट टाइम, ये दिन के वक्त भी होता है प्रोसेस और रात के वक्त भी होता है। इट अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सेल, ये अमल सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इट प्रोड्यूस एनर्जी विच इज़ यूज्ड बाय सेल,
इस अमल के ज़रिए एनर्जी बनती है। इस एनर्जी को जानवरों के और पौधों के सेल्स इस्तेमाल करते हैं। तीसरा पॉइंट आता है ट्रांसपायरेशन क्या होती है। इट इज़ द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ सेल्स ऑफ लीव्स इन प्लांट्स। ये एक ऐसा अमल है जिसके अंदर पौधे के पत्ते के स्टोमेटा से पानी बाहर निकल जाता है। इट कूल्स द सरफेस ऑफ लीव्स एंड सराउंडिंग। इस अमल के ज़रिए होता क्या है, पत्तों का टेम्परेचर और उसके इर्द गिर्द का टेम्परेचर कम हो जाता है, लो हो जाता है, ठंडक फील होती है। इट कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ प्लांट। ये प्लांट के पौधे के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करते हैं ये प्रोसेस। नेक्स्ट है ड्रा एंड लेबल द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स इन द प्लांट। डिफरेंट पॉइंट्स बताया गया, स्ट्रक्चर बताया गया, उनका हमने इंटरनल स्ट्रक्चर देखना है। तो सबसे पहले था रूट। तो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो इंटरनल स्ट्रक्चर में सबसे अंदर वाले पोर्शन को हम कहते हैं पिथ। उसके बाद आते हैं फ्लोएम्स आते हैं, जाइलम्स आते हैं, मेटाजाइलम आते हैं, पेरिसाइकल्स आते हैं, फिर उसके बाद एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एपीबेलिमा और सबसे ऊपर पे यूनिसेलुलर हेयर जिसे हम रूट हेयर्स भी कहते हैं, वो सबसे ऊपर हैं। उसके नीचे एपिडर्मिस, फिर उसके नीचे एंडोडर्मिस, फिर नीचे जाइलम, फ्लोएम वगैरह आ जाते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है स्टेम। स्टेम का स्ट्रक्चर अगर देखा जाए इंटरनल स्ट्रक्चर तो सबसे बाहर एपिडर्मल हेयर, उसके नीचे आती है पॉइंट क्यूटिकल जो बाहर वाली तय होती है, उसके बाद एपिडर्मिस, फिर कोलन काइमा सेल्स, उसके बाद क्लोरन काइमा सेल्स आते हैं, फिर पैरन काइमा सेल्स आते हैं। उसके बाद नीचे आती है एंडोडर्मिस, फिर फ्लोएम, कैम्बियम, ये जो लकड़ी होती है असल उसको हम कैम्बियम कहते हैं। उसके नीचे आते हैं जाइलम और पिथ। पिथ कहते हैं डेड सेल्स इन द प्लांट बॉडी, जो कि बिल्कुल जो लकड़ी होती है पौधे की तरह होता है, उसके सेंटर में मौजूद होता है। ये था स्ट्रक्चर हमारा स्टेम का इंटरनल स्ट्रक्चर। अब उसके बाद आता है लीफ। पत्ते का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले आती है अपर एपिडर्मिस, उसे हम क्यूटिकल भी कहते हैं। उसके नीचे आते हैं पैलिसेड मीजोफिल सेल्स जो कि थोड़े लॉन्ग होते हैं। उसके बाद एयर स्पेसेस दरमियान में खाली जगह होती हैं। उसके बाद नीचे आते हैं स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स जो कि ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प आउट करते हैं। उसके नीचे बंडल ऑफ वेस्कुलर्स भी होते हैं जिसके अंदर जाइलम, फ्लोएम वगैरह आ जाते हैं। और सबसे एंड पे फिर क्यूटिकल और लोअर एपिडर्मिस, और नीचे वाले पोर्शन जो होता है ना पत्ते का, उसके अंदर स्टोमेटा भी होते हैं। स्टोमेटा उन सुराखों को कहते हैं जिन सुराखों के ज़रिए पानी पौधे से बाहर निकलता है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी यहीं से होता है। ठीक है। तो उसके बाद है कंपेयर एंड कंट्रास्ट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन। फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन के दरमियान में फ़र्क वाज़े करें। तो पहला पॉइंट है फोटोसिंथेसिस का, इट टेक प्लेस इन द प्लांट्स, एल्गी एंड फंजाई। 3 तरह के ऑर्गेनिज्म इसको परफॉर्म करते हैं, उनमें से पहला है प्लांट्स, उसके बाद एल्गी एंड फंजाई है। रिस्पायरेशन इट अकर्स इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी जानदार हैं उन तमाम जानदारों के अंदर रेस्पायरेशन का अमल होता है। फोटोसिंथेसिस का सेकंड पॉइंट है इट अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ अ सेल। ये सेल के क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रोसेस होता है। लेकिन जो रेस्पायरेशन का अमल है इट अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सेल, ये सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट फोटोसिंथ डेफिनेशन है। ये फोटोसिंथेसिस अ प्रोसेस इन विच कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल कंबाइन टू फॉर्म ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। और रेस्पिरेशन की डेफिनेशन में आएगा द प्रोसेस इन विच ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ये डेफिनेशन मुकम्मल बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट बनती है जाके ऑलमोस्ट। फोटोसिंथेसिस का पॉइंट बनाता है इट प्रोड्यूस सी फूड। ये इट प्रोड्यूस फूड, ये खुराक बनाता है। उसके बाद आता है रेस्पिरेशन इट प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम डेड फूड। इस अमल के अंदर उस खुराक से एनर्जी हासिल की जाती है। उसके बाद है पॉइंट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर यूज्ड इन दिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस के अमल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी इस्तेमाल होता है, लेकिन रेस्पिरेशन के अमल के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मॉलिक्यूल बनता है।
फोटोसिंथेसिस के अंदर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन आर प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन बनती है यहाँ पर, बट इन केस ऑफ रेस्पिरेशन ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन आर प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस। इसके अंदर ग्लूकोज और ऑक्सीजन को ये प्रोड्यूस नहीं होगा और यूज्ड होगा। रेस्पिरेशन के अंदर हमने लिखना है ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन आर यूज्ड, ये हम ठीक कर लेते हैं अभी। आर यूज्ड होगा, ठीक है, आर यूज्ड इन दिस प्रोसेस, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। वो अवामिल बताएं जो कि रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को बढ़ाते हैं या कम करते हैं या असरअंदाज होते हैं। तो ये आपकी बुक की ही वर्डिंग है, सेम टू सेम। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, तो सबसे पहले है विंड, तेज़ हवा। द स्टिल एयर सराउंडिंग द प्लांट लीव्स बिकम्स ह्यूमिड एंड रेजिस्ट द डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स इनटू द एयर। अगर हवा चल ना रही हो बल्कि रुकी हुई हवा हो तो उस वक्त जो ट्रांसपायरेशन की रफ्तार होती है वो कम होती है। इट इंक्रीज द रेट, इट डिक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। मीन के अगर हवा चल ना रही हो, रुकी हुई हो, तो ट्रांसपायरेशन कम होती है। बट जब विंड चलती है, तेज़ हवा चलती है, विंड स्वीप्स द ह्यूमिडिटी अवे फ्राम लीव्स सराउंडिंग एंड इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। तो अगर हवा जब चलती है तो पौधे के इर्द गिर्द के माहौल के अंदर ह्यूमिडिटी, हवा की नमी कम हो जाती है। इस नमी को पूरा करने के लिए फिर पौधे ट्रांसपायरेशन करते हैं। मीन के हवा ना चल रही हो तो ट्रांसपायरेशन कम होती है, अगर हवा तेज़ चलने लग जाए तो ट्रांसपायरेशन की स्पीड बढ़ जाती है। दूसरा पॉइंट है टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर बढ़ जाएगा तो ट्रांसपायरेशन भी बढ़ जाएगी, और अगर टेम्परेचर कम हो जाएगा तो ट्रांसपायरेशन भी कम हो जाएगी। राइज इन टेम्परेचर प्रोवाइड्स मोर एनर्जी टू वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर इवेपोरेशन फ्रॉम द लीव्स सरफेस, हैंस इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। लाइट, सूरज की रोशनी जितनी ज़्यादा होगी ट्रांसपायरेशन उतनी ज़्यादा होगी, और सूरज की रोशनी जितनी कम होगी ट्रांसपायरेशन उतनी कम होगी। इसीलिए कह सकते हैं आपके दिन के वक्त ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होती है और रात के वक्त ट्रांसपायरेशन कम होती है। इन सनलाइट द स्टोमेटा रिमेन ओपन फॉर रिमूवल ऑफ वाटर थ्रू दैम। एट नाइट स्टोमेटा आर क्लोज्ड। इन दिस वे लाइट आल्सो अफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। ह्यूमिडिटी, अगर पौधे के इर्द गिर्द हवा के अंदर नमी होगी ज़्यादा तो फिर ट्रांसपायरेशन कम होगी, और अगर पौधे के गिर्द हवा में मौजूद नमी होगी कम तो फिर ट्रांसपायरेशन होगी ज़्यादा। ह्यूमिड एयर सराउंडिंग द प्लांट्स कंटेन मोर अमाउंट ऑफ वाटर, दस डिक्रीजिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम प्लांट लीव्स इनटू एयर। इट स्लोज डाउन द ट्रांसपायरेशन। द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज़ रैपिड इन ड्राई एयर। खुश्क हवा के अंदर ट्रांसपायरेशन की स्पीड ज़्यादा होती है। ये थे फैक्टर्स। और उसके बाद है आपके पास डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ वैस्कुलर बंडल्स इन प्लांट्स। वैस्कुलर बंडल्स जो हैं प्लांट्स के अंदर, उनकी क्या अहमियत है तो वो हमने बताना है। वैस्कुलर बंडल्स आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन प्लांट्स। पौधे के अंदर मौजूद होते हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, जिन्हें हम कहते हैं। देयर आर ग्रेट इंपॉर्टेंस। पहली इंपॉर्टेंस क्या है? वैस्कुलर बंडल हेल्प प्लांट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फूड। जाइलम और फ्लोएम के ज़रिए पौधे के अंदर पानी और खुराक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाती है। जाइलम बंडल हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फ्लोएम बंडल हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। These vascular bundles also help in transport of minerals from soil into plants. पौधे के अंदर जो ज़मीन से नमकियात जज़ब करती है जड़, उन नमकियात को भी जाइलम के ज़रिए ऊपर पूरे पौधे की सरफेस तक पहुंचाया जाता है इन्हीं वैस्कुलर बंडल्स के ज़रिए। तो नेक्स्ट है 1.5 कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस। ब्रेन टीजर भी आप इन्हें कह सकते हैं, थोड़े से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। तो उनमें से पहला क्वेश्चन है फोटोसिंथेसिस डज नॉट टेक प्लेस इन एनिमल बट इट इज़ बेनिफिट आल्सो फॉर ह्यूमन। वाई? वो कहता है क्वेश्चन ये है कि जानवरों के अंदर या इंसानों के अंदर फोटोसिंथेसिस तो नहीं होती, लेकिन फोटोसिंथेसिस इनके लिए ज़रूरी होती है। क्यों? आंसर है इसका, फोटोसिंथेसिस इज़ अ प्रोसेस विच अकर्स इन प्लांट
टू प्रोड्यूस फूड। ये एक ऐसा अमल है जो कि पौधों के अंदर होता है और जिसके ज़रिए खुराक बनती है। क्या बनती है? खुराक बनती है। इन एनिमल फोटोसिंथेसिस डज नॉट टेक प्लेस बट इट नीड फूड। जानवरों के अंदर क्या होता है? फोटोसिंथेसिस नहीं होती, लेकिन उन्हें खुराक की ज़रूरत तो होती है ना। उस खुराक की ज़रूरत एंड फूड इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, सो दिस प्रोसेस इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन आल्सो। क्योंकि जानवरों के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होती, लेकिन इसलिए उन्हें खुराक की ज़रूरत होती है और ख़ुराक बनती है फोटोसिंथेसिस के ज़रिए, इसलिए फोटोसिंथेसिस उनके लिए ज़रूरी होती है। दूसरा क्वेश्चन है, प्लांट प्रोड्यूस फूड एंड ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब हम फोटोसिंथेसिस करवाते हैं तो उसके अंदर ग्लूकोज बनती है जिसे हम कहते हैं खुराक, और दूसरी बनती है ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस विच डज नॉट टेक प्लेस एट नाइट। लेकिन ये फोटोसिंथेसिस का अमल दिन के वक्त तो होता है लेकिन रात के वक्त नहीं होता। फ्रॉम वेयर डू प्लांट्स गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एट नाइट। पौधे जब रेस्पिरेशन रात को कर रहे होते हैं तो रेस्पिरेशन के लिए तो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो फिर वो ऑक्सीजन कहाँ से आती है? ये क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या आएगा? फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन प्लांट्स एट डे टाइम विच प्रोड्यूस ऑक्सीजन विच अकामुलेट इन एटमॉस्फेयर। फोटोसिंथेसिस पौधों के अंदर दिन के वक्त होती है और जिसके ज़रिए ऑक्सीजन पैदा होती है। वो ऑक्सीजन हमारे माहौल के अंदर, हमारी फ़िज़ा के अंदर इकट्ठी होने लग जाती है। सो एट नाइट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्लांट गेट ऑक्सीजन फ्राम एटमॉस्फेयर। तो फिर रात के वक्त रेस्पिरेशन के दौरान पौधे एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन हासिल करते हैं, स्टोमेटा के ज़रिए उनके अंदर एंटर हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई शुड नॉट वी स्लीप अंडर ट्री एट नाइट। हमें रात के वक्त पौधों के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? तो वी शुड नॉट स्लीप अंडर ट्री, हमें पौधों के नीचे रात के वक्त नहीं सोना चाहिए। एट नाइट प्लांट, अच्छा क्यों नहीं सोना चाहिए? बिकॉज प्लांट डू रिस्पायरेशन एंड ऑक्सीजन इज़ नीडेड फॉर दिस प्रोसेस। पौधे रात के वक्त रेस्पायरेशन करते हैं और इस अमल के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। प्लांट्स गेट ऑक्सीजन फ्राम एटमॉस्फेयर, फिर पौधे अपने इर्द गिर्द के माहौल से, इर्द गिर्द की फ़िज़ा से वो ऑक्सीजन इकट्ठी कर लेते हैं। सो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बिकम लेस अंडर ट्री। तो फिर उससे क्या होता है, हमारे जिस दरख्त के नीचे हम सो रहे होते हैं उस जगह से फिर ऑक्सीजन की तो कमी हो जाती है। उस ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमें सांस का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस सांस के प्रॉब्लम से बचने के लिए रात के वक्त दरख्तों के नीचे नहीं सोना चाहिए। एंड वी कैन सफ़र ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ इज़ अडाप्टेड फॉर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आप कैसे कह सकते हैं कि जो पौधे का पत्ता होता है वो फोटोसिंथेसिस का अमल करवाने के लिए मदद देता है? कैसे मदद देता है? लीफ हैज़ थिन ब्लेड, उसका बिल्कुल बारीक पत्ता बिल्कुल बारीक होता है। फ्लैट ब्लेड, बिल्कुल सीधा होता है। लार्ज नंबर ऑफ मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट इन इट्स स्ट्रक्चर, इसके स्ट्रक्चर के अंदर मीजोफिल सेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड हैज़ स्टोमेटा इन लोअर एपिडर्मिस, और नीचे वाली सतह के अंदर स्टोमेटा भी होते हैं। ये सारे के सारे जो स्ट्रक्चर हैं फोटोसिंथेसिस के अमल को तेज़ करवाते हैं। कैसे? लीफ हैज़ थिन ब्लेड, बिल्कुल बारीक होता है इसलिए सूरज की रोशनी इसके अंदर तक आसानी से चली जाती है। फ्लैट ब्लेड, बिल्कुल सीधा होता है, रोशनी ज़्यादा से ज़्यादा जज़ब हो सकती है। रिमूवल ऑफ एंड मीजोफिल सेल्स पत्ते के अंदर होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस का अमल करवाते हैं, उनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होती है। एंड स्टोमेटा के ज़रिए क्या होता है, गैसेस का तबादला होता है। ये जो गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड है ये कहाँ से आते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ये हवा से, एटमॉस्फेयर से हासिल करते हैं। तो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए स्टोमेटा होते हैं। क्लोरोफिल मीजोफिल सेल्स के अंदर मौजूद होता है। थिन फ्लैट ब्लेड की वजह से क्या होता है, सूरज की रोशनी आसानी से जज़ब हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा जज़ब हो सकती है। तो इन तमाम स्ट्रक्चर्स की वजह से पत्ता फोटोसिंथेसिस का अमल आसानी से करवा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई इज़ द ट्रांसपायरेशन इम्पोर्टेंट फॉर प्लांट्स। ट्रांसपायरेशन पौधों के लिए क्यों ज़रूरी है? ट्रांसपायरेशन इज़ द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट थ्रू टाइनी होल्स। ट्रांसपायरेशन एक ऐसा अमल है जिसके अंदर पौधे के एरियल पार्ट से पानी बाहर निकलता है
छोटे सुराखों के ज़रिए, जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। इट कीप द टेम्परेचर ऑफ प्लांट नॉर्मल। इसके ज़रिए पौधे का जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल रहता है। ड्यू टू ट्रांसपायरेशन पुल, एरियल पार्ट ऑफ प्लांट गेट वाटर एंड मिनरल्स। ट्रांसपायरेशन पुल, जब ट्रांसपायरेशन होती है, पौधे की सतह से पानी निकल रहा होता है, तो इस पानी को ज़मीन से लेके आने के लिए एक फ़ोर्स लगती है। उस फोर्स को हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन पुल। इस ट्रांसपायरेशन पुल के ज़रिए पौधे की पूरी सतह तक पानी पहुंच जाता है, जो कि पानी ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। इट प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम ड्राइंग, और ये पौधे को सूखने से, खुश्क होने से भी बचाता है, ट्रांसपायरेशन का अमल। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द रोल ऑफ मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन इन प्लांट न्यूट्रिशन। प्लांट न्यूट्रिशन के अंदर मैग्नीशियम और नाइट्रोजन का क्या रोल है? तो मैग्नीशियम इज़ रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल बनाने के लिए मैग्नीशियम की ज़रूरत होती है, क्योंकि क्लोरोफिल का अगर फार्मूला देखा जाए ना, तो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल के अंदर मैग्नीशियम ज़रूरी होता है बनने के लिए। इट इज़, और क्लोरोफिल किसके लिए ज़रूरी होता है? इट इज़ नेसेसरी फॉर मैनी एंजाइम्स टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। मैग्नीशियम बहुत सारे एंजाइम्स के लिए भी को फैक्टर के तौर पर काम करता है, जो कि ऐसे एंजाइम जो कि कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं या फैट्स वगैरह बनाते हैं, ऑयल्स वगैरह बनाते हैं। ठीक है, जो क्लोरोफिल यहाँ पर बनती है, जिसके अंदर मैग्नीशियम की ज़रूरत होती है, वो क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के दौरान रोशनी को एब्जॉर्ब करने के लिए, सूरज की रोशनी को जज़ब करने के लिए इस्तेमाल होती है। नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स, नाइट्रोजन अकेली नहीं होती बल्कि NO2, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिली हुई होती है, NO2 होता है या NO3 होता है। प्रेजेंट इन सॉइल हेल्प प्लांट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल में मैग्नीशियम भी होता है और नाइट्रोजन भी होता है, एंड अमाइनो एसिड, और अमाइनो एसिड भी होता है। क्लोरोफिल इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल नेसेसरी होती है, अहम होती है, अहमियत की हामिल होती है फोटोसिंथेसिस के लिए भी। और इसी तरह नाइट्रोजन जो अमाइनो एसिड बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, वो अमाइनो एसिड जब आपस में मिलते हैं तो प्रोटीन बनती है, जो कि पौधे की बढ़ोतरी के लिए, नशो नुमा के लिए ज़रूरी होती है। आगे है क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लोर द नेचुरल रेज ऑफ वाटर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन की वजह से पौधे के अंदर ज़मीन से पानी ऊपर की तरफ आता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताना है हमने। ट्रांसपायरेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर फ्राम द सरफेस ऑफ लीव्स। दिस ट्रांसपायरेशन काज सक्शन फोर्स, ये एक फोर्स लगाती है ट्रांसपायरेशन, बाय विच जाइलम टेक्स वाटर फ्रॉम रूट हेयर्स एंड टेक इट टू द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट, जिसके ज़रिए जाइलम ज़मीन से जब रूट हेयर्स पानी को जज़ब करते हैं, तो उस पानी को पौधे की ऊपर वाली सतह तक लेके जाता है। टाल ट्रीज हैव मोर सक्शन, जो लंबे पौधे होते हैं वो ज़्यादा ट्रांसपायरेशन पुल लगाते हैं, ज़्यादा फोर्स लगाते हैं, और इसकी वजह से जाइलम पर ज़्यादा ऊपर तक पानी लेके जा सकता है। ठीक है, एंड आल्सो ऑब्जॉर्व मोर वाटर फॉर फ्रॉम सॉइल, और जब फोर्स ज़्यादा लगती है तो पानी भी फिर ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, ये था ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद आते हैं इन्वेस्टिगेट में है क्वेश्चन, फंक्शन द ऑफ द फॉलोइंग। रूट हेयर्स है, रूट हेयर्स क्या होते हैं? रूट ऑफ अ प्लांट हैज़ सेवरल हेयर लाइक स्ट्रक्चर, बिल्कुल छोटे छोटे उनके ऊपर बाल से होते हैं, उन्हें हम कहते हैं रूट हेयर्स। एट इट्स surface which provide greater surface area to absorb maximum water from the soil and also many nutrients in it। तो उन रूट हेयर्स का काम होता है ज़मीन से पानी को जज़ब करना और नमकियात को जज़ब करना। रूट हेयर्स हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल फॉर प्लांट। आगे आता है स्टोमेटा। स्टोमेटा आर स्मॉल ओपनिंग इन द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ विच आर यूज्ड फॉर टू फंक्शंस। स्टोमेटा किसके लिए ज़रूरी होते हैं? स्टोमेटा आर स्मॉल ओपनिंग, बिल्कुल छोटे छोटे सुराख होते हैं पौधों पत्तों के अंदर। उनका काम क्या होता है? इट हेल्प इन रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स। ये ट्रांसपायरेशन का जो अमल होता है, जो पौधे के पत्तों में से पानी निकलता है, ये उन्हीं स्टोमेटा के ज़रिए पानी बाहर जाता है।
इट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन फ्राम एटमॉस्फेयर फॉर रेस्पिरेशन। रात के वक्त जब रेस्पिरेशन होनी होती है उस वक्त ऑक्सीजन फ़िज़ा से पौधे के पत्ते के अंदर लेके आने के लिए स्टोमेटा मदद देते हैं। इट आल्सो हेल्प इन रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है इस कार्बन डाइऑक्साइड को भी एटमॉस्फेयर से लेने में मदद देती है। उसके बाद है हमारे पास स्पॉन्जी मीज़ोफिल सेल्स। स्पॉन्जी मीज़ोफिल सेल्स होते हैं प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मिस ऑफ लीफ। पत्ते के ऊपर वाले लेयर के नीचे ये मीज़ोफिल सेल्स होते हैं। इनका काम क्या होता है? दीज सेल्स आर स्पेशलाइज्ड। इनका एक ख़ास काम होता है। कौन सा? फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस का अमल करवाते हैं। बिकॉज दे हैव अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट बहुत ज़्यादा मकदार में होता है और क्लोरोफिल भी होता है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प आउट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो सबसे पहले रूट है, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर हमने पहले भी देखा है। इसका फंक्शन क्या है? ये पानी को और नमकियात को ज़मीन से जज़ब करता है रूट, और ज़मीन के अंदर पौधे को गाड़ के रखता है। इट होल्ड्स द प्लांट इनटू सॉइल। आगे स्टेम है, तो स्टेम का यह स्ट्रक्चर बनाया गया है और उसके नीचे है द फंक्शन ऑफ स्टेम इज़ टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट। इसका काम क्या होता है? पौधे को सपोर्ट परफॉर्म करता है, बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होने में मदद देता है। इट हैज़ जाइलम एंड फ्लोएम। इसके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम होगा, वेसल्स नहीं होगा। जाइलम एंड वेसल्स विच हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड वाटर एंड मिनरल टू ऑल बॉडी पार्ट्स। उसके बाद आता है लीफ। लीफ का है थर्ड पार्ट। इसका स्ट्रक्चर दिया गया है और इसके नीचे है इसके फंक्शन। लीफ इज़ एन ऑर्गन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंस। इट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ मीज़ोफिल सेल्स। इसके अंदर बहुत ज़्यादा मीज़ोफिल सेल्स होते हैं। विच हेल्प द प्लांट टू मेक फूड, जो कि पौधे को खुराक बनाने के लिए मदद देते हैं। बाय फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के ज़रिए इट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा फॉर ट्रांसपरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। एक्सचेंज इफ़ गैसेज नहीं होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा बिटवीन प्लांट एंड एटमॉस्फेयर। पत्ते के अंदर स्टोमेटा भी होते हैं जो कि ट्रांसपायरेशन में मदद देते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में भी मदद देते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, एक्सरसाइज सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 1 क्लास 7 साइंस। तो आई होप सो ये क्वेश्चन आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। ये तमाम ऑप्शन क्वेश्चन आप दोबारा एक बार नोट कर सकते हैं और इसका मज़ीद आपको लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन समझ ना आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको समझ आ रही है तो कमेंट में लाजमी बताया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।